नमस्कार। और आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक के कानूनी प्रावधान। हमारे पास इसके लिए दो लेखों के कुछ अंश हैं। एक का टाइटल है हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का कानून और दूसरा है हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का कानून और नियम। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि ये कानून तलाक के लिए क्या आधार देता है, प्रक्रिया क्या हो सकती है और इसके पीछे की सोच क्या है। चलिए इन स्रोतों के आधार पर इस विषय की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी बात साफ कर लेते हैं। भारत में हिंदुओं के लिए विवाह विच्छेद यानी तलाक वो मुख्य रूप से दो कानूनों के तहत आता है। एक तो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिस पर हम आज फोकस कर रहे हैं, और दूसरा है विशेष विवाह अधिनियम 1954। वो अलग अलग धर्मों या जाति के लोगों की शादियों पर लागू होता है। हमारे स्रोत हमें हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल। और ये मतलब कानूनी ढांचा होना अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। विवाह और तलाक जैसे आप देखिए कितने गहरे व्यक्तिगत मामले हैं ये। इनको जब कानून के दायरे में लाया जाता है तो एक स्पष्टता मिलती है, एक प्रक्रिया मिलती है। इससे ये तय होता है कि किन आधारों पर और कैसे एक विवाह को कानूनी तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। ये कानून एक तरह से समाज में व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी पक्ष के साथ अन्याय होने से रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि हाँ, व्यवहार में चुनौतियां तो होती हैं। तो फिर ये कानून मतलब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तलाक के लिए कौन से मुख्य आधार बताता है? हमारे स्रोत कुछ प्रमुख बातों का जिक्र करते हैं जिन पर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अदालत जा सकता है। पहला बताया गया है व्यभिचार, यानी शादी के रिश्ते से बाहर किसी और के साथ शारीरिक संबंध। दूसरा है क्रूरता, जिसे स्रोतों में आपसी झगड़े का बढ़ना भी कहा गया है। तीसरा आधार है अगर जीवन साथी लगातार मतलब मानसिक रूप से बीमार हो। और चौथा, अगर कोई एक साथी हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना ले। स्रोत इन मुख्य आधारों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और ये चारों ही आधार आप देखें तो काफी गंभीर प्रकृति के हैं। ये सिर्फ रोजमर्रा की मामूली कहासुनी या मतभेद नहीं है। जैसे क्रूरता की बात करें, कानून की नज़र में इसका मतलब सिर्फ शारीरिक मारपीट ही नहीं है, इसमें मानसिक प्रताड़ना भी शामिल है। ये ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहां एक साथी का व्यवहार दूसरे के लिए इतना पीड़ादायक हो जाए कि उसके साथ रहना मतलब शारीरिक या मानसिक रूप से खतरनाक या असंभव सा लगने लगे। इसमें लगातार बेइज्जती करना, गाली गलौच, टॉर्चर करना ये सब आ सकता है। और अदालतों को ये तय करना होता है कि क्या वो व्यवहार क्रूरता की कानूनी परिभाषा में फिट बैठता है या नहीं। मतलब ये सिर्फ झगड़ा होना काफी नहीं है, उसका स्तर बहुत गंभीर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गंभीर होना जरूरी है। और मानसिक बीमारी के बारे में स्रोत क्या और बताते हैं? हाँ, मानसिक बीमारी के मामले में भी स्रोत यही इशारा करते हैं कि ये कोई हल्की फुल्की या क्या कहते हैं अस्थायी मानसिक परेशानी नहीं होनी चाहिए। कानून आमतौर पर ऐसी स्थायी या गंभीर मानसिक स्थिति की बात करता है जिसके कारण प्रभावित व्यक्ति सामान्य वैवाहिक जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता या फिर जिसके साथ रहना दूसरे साथी के लिए बहुत मुश्किल या असंभव हो। मतलब ऐसी स्थिति जिससे उभरने की उम्मीद ना हो। तो इन प्रावधानों से ये साफ जाहिर है कि कानून शादी को एक पवित्र बंधन मानता है और इसे तोड़ने के लिए बहुत ही ठोस और गंभीर वजहें जरूरी समझता है। हल्के फुल्के कारणों से तलाक की इजाजत नहीं है। ये समझना जरूरी है कि कानून की नजर में इन शब्दों के मायने कितने गहरे हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प बात स्रोतों में सामने आई है। बताया गया है कि अगर कोई जोड़ा तलाक के लिए अदालत पहुंचता भी है तो अदालत उन्हें तुरंत तलाक देने के बजाय कुछ समय दे सकती है, शायद अलग रहने के लिए या फिर से साथ रहकर सोचने के लिए। इसका क्या मतलब, ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे अक्सर सुलह या समाधान का प्रयास कहा जाता है। अदालतें कानून के तहत इस बात के लिए एक तरह से बाध्य होती हैं कि वो तलाक का आखिरी फैसला देने से पहले पति पत्नी के बीच सुलह की हर संभव कोशिश करें। उन्हें एक मौका दिया जाता है कि वो अपने रिश्ते को, अपने मतभेदों को फिर से देखें, शायद किसी बाहरी मदद से, काउंसलर के जरिए। मकसद ये है कि अगर रिश्ते को बचाने की जरा सी भी गुंजाइश है
तो उसे तलाशा जाए। और ये इस बात को भी दिखाता है कि कानून तलाक को आखिरी विकल्प मानता है, पहला नहीं। तो ये एक तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड जैसा है, ताकि गुस्से या आवेश में लिया गया फैसला ना हो। बिल्कुल सही। इसे कूलिंग ऑफ पीरियड भी कह सकते हैं, खासकर आपसी सहमति से तलाक के मामलों में। वहां तो कानून खुद ही कुछ महीनों का इंतजार अनिवार्य करता है। लेकिन हाँ, विवादित तलाक के मामलों में भी अदालत की कोशिश यही रहती है कि क्या भावनाएं शांत होने पर, ठंडे दिमाग से सोचने पर कोई समाधान निकल सकता है। ये प्रक्रिया ये पक्का करने की कोशिश है कि शादी जैसा महत्वपूर्ण रिश्ता जल्दबाजी में न टूटे। ये दिखाता है कि न्याय प्रणाली केवल अधिकारों का निपटारा ही नहीं करती, बल्कि सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने की भी कोशिश करती है। ये तो हुई सुलह की बात। अब वापस तलाक के आधारों पर आते हैं। हमारे स्रोत एक और लिस्ट का जिक्र करते हैं जिसमें कुछ और कारण बताए गए हैं। और यहाँ एक खास बात ये लिखी है कि इन आधारों पर याचिका सिर्फ पत्नी की तरफ से दायर की जा सकती है। हालांकि जब हम लिस्ट देखते हैं तो कुछ बिंदु ऐसे लगते हैं जो शायद पहले बताए गए आधारों से मिलते जुलते या काफी सामान्य से लगते हैं। इस पर थोड़ी और गहराई से बात करनी होगी मुझे लगता है। इस सूची में क्या क्या शामिल है? पहला बिंदु फिर से वही है, किसी और व्यक्ति या स्त्री से शारीरिक संबंध होना, व्यभिचार। फिर है नपुंसकता। एक दिलचस्प बिंदु है जीवन साथी का अतीत। ये थोड़ा अस्पष्ट लगता है, इसका कानूनी संदर्भ क्या हो सकता है? फिर से मानसिक रूप से सही ना होने का जिक्र है, जो पहले भी आया था। इसके बाद है धोखा देना या बेवफाई करना, और एक बेहद गंभीर मुद्दा शादी के बाद दहेज की मांग करना। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। आगे इसमें लिखा है एक दूसरे के विचारों में समानता ना होना, आर्थिक तंगी के चलते, अगर साथी किसी तरह का नशा करता हो, दोनों की शैक्षिक योग्यता में अंतर होना, सांस्कृतिक या जाति धर्म का अंतर होना, किसी बाहरी व्यक्ति का जैसे ससुराल वालों का घरेलू मामलों में बहुत ज्यादा दखल देना, और फिर से आपसी कलह और झगड़ा का उल्लेख है। लिस्ट के अंत में एक वाक्य है, कहीं कुछ खो रहे हैं हम। ये शायद लेखक की अपनी टिप्पणी है रिश्ते की स्थिति पर। ये सूची वाकई दिलचस्प है और इस पर थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। इसमें कई तरह की बातें मिला दी गई हैं। देखिए, कुछ बिंदु जैसे व्यभिचार, मानसिक अस्थिरता और खास तौर पर दहेज की मांग, ये हिंदू विवाह अधिनियम या दूसरे संबंधित कानूनों जैसे दहेज निषेध अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से कानूनी आधार हैं या बन सकते हैं। नपुंसकता भी अगर शादी के समय से मौजूद है और ठीक नहीं हो सकती, तो वो विवाह को अमान्य घोषित करवाने या तलाक का आधार बन सकती है। धोखे देना या बेवफाई करना या आपसी कलह और झगड़ा, इन्हें अक्सर, जैसा हमने पहले बात की, क्रूरता के व्यापक दायरे में साबित किया जा सकता है। लेकिन इस सूची में कुछ और बातें भी हैं, जैसे विचारों का ना मिलना, पैसे की कमी, पढ़ाई लिखाई या कल्चर का अंतर। हाँ, क्या ये भी सीधे सीधे तलाक के कानूनी आधार बन सकते हैं? देखिए, यहीं पर चीजें थोड़ी जटिल हो जाती हैं। सीधे तौर पर विचारों में समानता ना होना या आर्थिक तंगी या शैक्षिक अंतर अपने आप में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार नहीं माने जाते। कानून ये नहीं कहता कि अगर पति पत्नी की सोच नहीं मिलती या पैसे की कमी है तो उन्हें तलाक दे दिया जाए। लेकिन जैसा हमने पहले क्रूरता की बात की थी, ये स्थितियां क्रूरता का कारण बन सकती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आर्थिक तंगी के कारण घर में रोजाना भयानक झगड़े होते हैं, एक साथी दूसरे को लगातार अपमानित करता है या उसकी जरूरतों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, तो ये व्यवहार मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। इसी तरह अगर नशे की लत के कारण साथी हिंसक हो जाता है या घर की जिम्मेदारियां नहीं निभाता, तो ये भी क्रूरता का आधार बन सकता है। बाहरी दखल अंदाजी अगर इतनी बढ़ जाए कि जीना मुश्किल हो जाए, तो उसे भी क्रूरता के तहत लाया जा सकता है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ये चीजें खुद आधार नहीं है, पर ये ऐसी स्थिति पैदा कर सकती हैं जिसे कानून क्रूरता मानता है। बिल्कुल। और जीवन साथी का अतीत वाले बिंदु का क्या? वो तो बहुत ही अस्पष्ट है। बिल्कुल। जीवन साथी का अतीत कानूनी तौर पर बहुत ही अस्पष्ट शब्दावली है। इसका क्या मतलब है, ये पूरी तरह मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। हो सकता है इसका इशारा शादी से पहले किसी गंभीर बात को छिपाने की तरफ हो, जैसे कोई पुरानी बीमारी, कोई आपराधिक रिकॉर्ड या पहली शादी जिसे बताया न गया हो। अगर ऐसा कुछ छिपाना साबित हो जाए, तो इसे धोखाधड़ी माना जा सकता है और धोखाधड़ी से हुई शादी को रद्द करवाया जा सकता है। कुछ मामलों में ये तलाक का आधार भी बन सकता है, लेकिन सिर्फ अतीत का होना अपने आप में कुछ साबित नहीं करता।
तो इस दूसरी सूची को देखते हुए एक जरूरी सवाल मन में आता है। क्या ये सूची सीधे कानून की धारा 13 में दिए गए आधारों को ही दोहरा रही है, जैसे व्यभिचार, मानसिक रोग वगैरह, या ये उन सामाजिक मनोवैज्ञानिक वजहों का ज्यादा वर्णन कर रही है जिनके कारण आजकल शादियां टूट रही हैं, और फिर इन वजहों को अदालत में पेश करने के लिए किसी स्थापित कानूनी आधार, खासकर क्रूरता का सहारा लिया जाता है? दहेज की मांग तो खैर एक अलग और गंभीर आपराधिक मामला ही है, जो तलाक का पुख्ता आधार भी है। हाँ, ये विश्लेषण इस सूची को समझने में काफी मदद करता है। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटने की कोशिश करें, हमने देखा कि हिंदू विवाह अधिनियम तलाक के लिए कुछ ठोस और स्पष्ट कानूनी आधार देता है। इनमें शामिल हैं व्यभिचार यानी बेवफाई, क्रूरता जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की प्रताड़ना आ सकती है, धर्म बदल लेना, लाइलाज मानसिक बीमारी, कुछ खास तरह के संक्रामक रोग, और परित्याग भी एक आधार होता है। मतलब जब कोई साथी दूसरे को बिना वाजिब कारण के लंबे समय, जैसे कम से कम 2 साल के लिए छोड़कर चला जाए। हालांकि हमारे स्रोतों ने इसका शायद सीधा जिक्र नहीं किया। हाँ, वो मुख्य आधार है। हाँ, और साथ ही जैसा कि दूसरी सूची से पता चलता है, कई और कारण भी हैं जो शादीशुदा जिंदगी में तनाव लाते हैं और तलाक तक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि लगातार असहमति, पैसे की दिक्कत, नशे की आदत, बाहरी लोगों का दखल, या शैक्षिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का बहुत अलग होना। जैसा आपने समझाया, ये शायद सीधे कानूनी आधार न हो, पर ये ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं जिन्हें अंततः क्रूरता जैसे कानूनी आधार के तहत अदालत में पेश किया जाता है। एकदम सही। अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो तलाक से जुड़े कानून का मकसद है उन शादियों को खत्म करने का एक व्यवस्थित और न्यायपूर्ण तरीका देना जो असल में टूट चुकी हैं, जहां साथ रहना दोनों या किसी एक साथी के लिए असंभव या बेहद तकलीफदेह हो गया है। हमारे स्रोतों में दिए गए आधारों का ये मिश्रण, जिसमें कुछ बिल्कुल स्पष्ट कानूनी वजह है और कुछ सामाजिक और व्यक्तिगत तनाव के बिंदु, ये दिखाता है कि शादी टूटने की वजह अक्सर कितनी जटिल और बहुस्तरीय होती हैं। कानून इन जटिलताओं को अपने स्थापित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के जरिए समझने और हल करने की कोशिश करता है। तो इस पूरी बातचीत से जो एक मुख्य बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम तलाक के लिए खास कानूनी वजहें बताता है। ये वजहें गंभीर उल्लंघनों से लेकर रिश्ते के पूरी तरह टूट जाने तक फैली हुई हैं, जहां साथ रहना मुमकिन ही न रह गया हो। लेकिन साथ ही, जैसा हमने पहले बात की थी, कानून सुलह और रिश्ते को बचाने का एक मौका भी देता है। ये एक संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। हाँ, ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। कानून एक तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दुख से मुक्ति का अधिकार देता है, तो दूसरी तरफ विवाह संस्था को स्थायित्व देने की भी कोशिश करता है। और इसी संदर्भ में एक बात और सोचने लायक है जो इन स्रोतों से उभरती है। वो क्या है? देखिए, स्रोत की दूसरी सूची में शैक्षिक योग्यता में अंतर, सांस्कृतिक भिन्नता, आर्थिक तंगी, विचारों का न मिलना जैसी बातों का जिक्र तलाक के संभावित कारणों के तौर पर किया गया है। जैसा हमने माना कि ये खुद में कानूनी आधार नहीं है, लेकिन इनका इस तरह उल्लेख किया जाना एक अहम सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि क्या समाज में बदलती हुई सोच, व्यक्तिगत खुशी और अनुकूलता, मतलब कंपैटिबिलिटी, पर बढ़ता जोर ये सब तलाक लेने के कारणों को प्रभावित कर रहा है? क्या लोग अब उन वजहों से भी अलग होना चाह रहे हैं जिन्हें शायद पिछली पीढ़ियां रिश्ते का हिस्सा मानकर निभा लेती थीं? और अगर ऐसा है, तो क्या इन नई अपेक्षाओं को मौजूदा कानूनी ढांचे, खासकर क्रूरता की व्यापक होती परिभाषा के जरिए ही व्यक्त किया जा रहा है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि कानून और समाज की बदलती अपेक्षाएं एक दूसरे को कैसे आकार दे रही हैं और भविष्य में इसका कानूनी प्रणाली पर क्या असर पड़ सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है कि क्या कानून समाज के पीछे चल रहा है, या समाज कानून की सीमाओं को अपनी जरूरतों के हिसाब से फैलाने की कोशिश कर रहा है, खासकर क्रूरता जैसी परिभाषाओं के जरिए। ये सोचने के लिए एक जरूरी नुक्ता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।